दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 32,50,429 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 71,642 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कंपनियों के निजीकरण पर राहुल गांधी बोले, मोदी के चंद मित्रों का होगा विकास। जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार के सामने कई नई चुनौतियां हैं। ऐसे में केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी बोझ कम होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करके कहा कि ये अनावश्यक निजीकरण है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आज देश मोदी सरकार की निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं और मोदी सरकार पीएसयू का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास, जो है मोदी जी के खास। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल का निजीकरण होने वाला है। इससे पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। दरअसल बीपीसीएल के कर्मचारियों को बेहद ही सस्ती कीमत में शेयर खरीदने का विकल्प मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में टाइमिंग, एंट्री, टिकट और गाइडलाइन से जुड़ी पूरी डिटेल्स सफर से पहले जरूर जानिए। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद यात्रियों के लिए सोमवार से मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो ने कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद फिलहाल सिर्फ येलो लाइन यानी कि समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर पर ट्रेनों को चलाना शुरू किया है। मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि संक्रमण से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों का पालन करें। अधिकारियों के अनुसार ट्रेनें 4 घंटे के बैच में चलेंगी, जिनकी टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। ट्रेन की सभी सेवाएं कड़ी सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग उपायों के साथ फिर से शुरू की गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेशनों, ट्रेनों में प्रवेश के दौरान और पूरी यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट रखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार बिना किसी गारंटी के दे रही है 10 लाख रुपए का लोन। बताना होगा अपना बिजनेस प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई लोगों से उसका रोजगार भी छिन गया है। अगर कोरोना काल में आपका रोजगार भी छिन गया है और आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो सरकार की मुद्रा योजना आपका काम आसान कर सकती है। इस योजना के तहत आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुद्रा लोन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु ऋण जिसमें कि अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर ऋण जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और तरुण ऋण जिसमें कि अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है। यानी आपके काम के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत मुद्रा स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की थी। इसके तहत वित्त मंत्री ने शिशु मुद्रा लोन पर 2% की ब्याज छूट देने का ऐलान किया था। सरकार द्वारा ये छूट 12 महीने के लिए दी जाएगी। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि मुद्रा लोन की खास बात यह है कि इसमें कोई भी निश्चित ब्याज की दर नहीं है। अलग अलग बैंक लोन पर अलग अलग दर से ब्याज वसूल करते हैं। दर का निर्धारण कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय किया जाता है। वैसे आमतौर पर 10 से लेकर 12% तक सालाना ब्याज दर रहती है। दोस्तों अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो इस मुद्रा लोन का फायदा उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया का नया अवतार, अब वीआई नाम से दिखेगा ब्रांड। दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अब नए नाम से जानी जाएगी। साथ ही कंपनी का लोगो और ब्रांड दोनों ही बदले हुए नजर आएंगे। सोमवार को कंपनी ने रीब्रांडिंग का ऐलान किया। कंपनी का नया ब्रांड नेम वीआई होगा। कंपनी के मुताबिक इसे हम वी के रूप में पढ़ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक दोनों ब्रांड के इंटीग्रेशन का टेलीकॉम जगत का सबसे बड़ा एकीकरण करार दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया के एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर ने नए ब्रांड को लॉन्च करते हुए कहा कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर 2 साल पहले हुआ था। हम तब से 2 बड़े नेटवर्क, हमारी टीम और प्रोसेस के इंटीग्रेट करने का काम कर रहे थे। आज वीआई ब्रांड को पेश करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। भारतीय आशावादी होते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि इस तारीख से करिए ताज के दीदार। आगरा किले के भी खुलेंगे द्वार, डीएम ने जारी किया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि ताज नगरी के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। 1 सितंबर से बाकी सभी स्मारक भी खुल चुके हैं। सोमवार को कोविड-19 की
समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजमहल और किले को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ताजमहल और आगरा किला समेत सभी संरक्षित स्मारकों को 17 मार्च से पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ताजमहल के दीदार का इंतजार भी खत्म होने वाला है। जिलाधिकारी ने 21 सितंबर से दोनों स्मारकों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इन दोनों स्मारकों के खुलने से पर्यटन उद्योग पर छाए संकट के बादल छटेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे अप्लाई। ये होगी खास सर्विस। अब डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब काम अब एक ही जगह से किए जा सकेंगे। दरअसल लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिसों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोग अपने डीएल, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाने जैसे कामों को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में 6 और कौशाम्बी के 4 पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर 3-4 दिन में खुल जाएगा। इसके साथ ही ये सर्विस धीरे धीरे पूरे देश में शुरू की जाएगी, जिससे लोगों के ज्यादातर काम पोस्ट ऑफिस में ही हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से जन सेवा केंद्रों और साइबर कैफे वालों की ओर से अप्लाई करने की मनमानी फीस लेने पर भी रोक लग जाएगा। डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और खतौनी के लिए एक फिक्स्ड फीस रहेगी। शहरी क्षेत्रों में ये सुविधा पूरी तरह से शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में भी इसे लागू किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 4 और देशों में ट्रायल शुरू। चीन की कोरोना वैक्सीन साल अंत तक आ जाएगी। दुनिया में 4 और देश कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में कूद गए हैं। ये देश हैं पाकिस्तान, सर्बिया, इंडोनेशिया और ब्राजील। इन चारों देशों में वैक्सीन पर ट्रायल तेजी से शुरू हो चुका है। इस बीच चीन ने एक और हैरानी करने वाला कदम उठाया है। कई हफ्तों से जिस कोरोना वैक्सीन को उसने छिपाकर रखा हुआ था, अब उसे सार्वजनिक कर दिया है। चीन ने बीजिंग ट्रेड फेयर में अपने देश में बनाई गई कोरोना कोविड-19 वैक्सीन का प्रदर्शन किया है। इस एग्जीबिशन के बाद अब दुनिया भर की बातों पर विराम लग जाएगा। इस वैक्सीन को साइनोवैक बायोटेक और साइनोफार्म दवा कंपनी ने मिलकर बनाया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों कंपनियों या फिर चीन की सरकार ने इस वैक्सीन को कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया है, लेकिन बीजिंग ट्रेड फेयर में इस वैक्सीन की छोटी छोटी बोतलें प्रदर्शित की गई थी। ये वैक्सीन फेज 3 की ट्रायल में है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि साल के अंत तक इस वैक्सीन को बाजार में लाने की अनुमति मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्कूल फीस को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला। 70% ही ले सकेंगे पेमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल अपनी कुल फीस का 70% पेमेंट ले सकते हैं। बच्चों के माता पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक 3 किस्तों में करना होगा। ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति SP शर्मा ने दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर हाई कोर्ट का ये आदेश आया है। आदेश 3 याचिकाओं पर दिया गया था, जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोना के दौरान बंद के समय अभिभावकों से फीस न वसूलने की बात कही थी। असल में कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महज 7 रुपए खर्च में 100 किलोमीटर चलेगी ये बाइक। कीमत है 50,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप महंगे पेट्रोल से परेशान हो गए तो फिर आप इस नई इलेक्ट्रिक बाइक को खरीद सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी का दावा है कि महज 7 से 10 रुपए खर्च करने पर ये 100 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इस बाइक को बाजार में हैदराबाद की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने उतारा है। कंपनी ने इस बाइक को ऑटम 1.0 के नाम से उतारा है। ऑटम 1.0 इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT द्वारा मान्यता प्राप्त लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस बाइक को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि ग्राहक को केवल एक बार बाइक की कीमत चुकानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी बैटरी 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी की माने तो फुल चार्ज होने पर ये बाइक 100 किलोमीटर तक चल सकती है। कंपनी बैटरी पर 2 साल की वारंटी भी दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि देशी नेविगेशन जो आपकी सड़क के गड्ढों और ब्रेकर के बारे में बताएगा। सड़क पर पानी भरा है तो करेगा अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की टेक कंपनी इंटेंस मूवी प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसा नेविगेशन ऐप तैयार किया है जो आपको रास्ता दिखाने के साथ कई मौकों पर अलर्ट करेगा। जी हाँ, ये ऐप सड़क पर आने वाले गड्ढों, जल भराव, ट्रैफिक, ब्रेकर, स्पीड कैमरों जैसी कई बातों का अलर्ट देगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। फिलहाल ये बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि ऐप डेली 9000 नए गड्ढों और स्पीड ब्रेकर की पहचान करेगा। इसके लिए कंपनी के पास 2 लाख स्काउट हैं।
और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक और नए ब्लैक होल का पता लगाया, बोले ये अब तक का सबसे पुराना। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी दुनिया की गतिविधियों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नित्य नई चीजों की खोज करते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक नए ब्लैक होल का पता लगा लिया है। इसे अब तक का सबसे पुराना ब्लैक होल बताया जा रहा है। ब्लैक होल के बनने की अब तक की कहानी में इस घटना ने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। यह इस बात की ओर संकेत कर रही है कि अब तक कितनी कम जानकारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का एक विशालकाय भाग अब भी हमारे लिए अज्ञात है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आमतौर पर माना जाता है कि ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि इनके गुरुत्वाकर्षण बल से होकर प्रकाश की किरणें भी नहीं गुजर सकती। यदि इस तरह से देखा जाए तो ब्लैक होल के अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाते हैं। दो दूसरे ब्लैक होल के मिलने से बने इस ब्लैक होल को फिलहाल GW190521 कहा जा रहा है। करीबन 1500 वैज्ञानिकों के दो ग्रुपों ने इस बारे में कई रिसर्चों के बाद जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना की वजह से बैकफुट पर आया चीन, CPEC पर संकट। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल आसिम बाजवा को पिछले साल चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल आसिम बाजवा के भ्रष्टाचार में फंसने की वजह से इमरान खान की सरकार घिर गई है। पाकिस्तान में अपनी सबसे अहम परियोजना CPEC और उसके चेयरमैन आसिम बाजवा को लेकर खड़े हो रहे सवालों के बीच चीन की मुश्किलें भी अब बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि CPEC की बागडोर पाकिस्तान की सेना के हाथ में ही है और सेना पर सवाल उठाना यहां इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की सरकार और ताकतवर सेना पुरजोर कोशिश कर रही है कि आसिम सलीम बाजवा को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोप मीडिया कवरेज में न आए। दोस्तों आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि कैसे भी हो इन आरोपों को आम लोगों की नजरों से दूर रखा जाए, जब तक कि मीडिया में इसे लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती। दोनों देशों की सरकारें इन्हें साजिश करार देकर मुद्दे को रफा दफा कर सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नीतीश के खिलाफ LJP का हल्ला बोल, JDU के खिलाफ प्रत्याशी उतार सकते हैं चिराग। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में NDA का चेहरा भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार गठबंधन में उनकी स्वीकार्यता कमजोर होती दिखाई दे रही है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिस तरह से उन पर हमला कर रहे हैं, उससे एक बात और स्पष्ट होती है कि वो गठबंधन में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सोमवार को LJP के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने CM नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि LJP के सदस्यों की राय है कि पार्टी को नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सदस्यों का कहना है कि JDU कह रही है कि उनका गठबंधन BJP से है, न कि LJP से। ऐसे में पार्टी को JDU के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर आए सभी सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम से प्रदेश की जनता में उत्साह नहीं है। सभी सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। बिहार LJP के संसदीय सदस्यों ने कहा कि कोरोना में चुनाव करवाने की बात से प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार में नीतीश का इमोशनल कार्ड, चंद्रिका और ऐश्वर्या राय के जरिए लालू परिवार पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वर्चुअल रैली निश्चय संवाद के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमले किए। इतना ही नहीं, इस दौरान नीतीश कुमार ने चंद्रिका राय और उनकी पुत्री ऐश्वर्या राय के जरिए इमोशनल कार्ड खेलते हुए लालू के परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के प्रेम में इतना मस्त हो गए कि दरोगा बाबू यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद यादव के एहसान को भी भूल गए और उनकी पौत्री के साथ कैसा सलूक किया। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार हाल ही में RJD से JDU में आए नेताओं का जिक्र करते हुए चंद्रिका राय का नाम लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं चंद्रिका राय और उनकी पुत्री ऐश्वर्या राय के साथ क्या व्यवहार हुआ। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। लोग शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय के साथ क्या किया, कितना दुखद है। कौन है ऐसा व्यवहार करने वाला। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं परिवार के मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐश्वर्या राय कौन है, किसकी पौत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है चीन। पेंटागन के इस रिपोर्ट से बढ़ सकती है भारत की चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपना सैन्य ठिकाना बनाने के लिए जिन देशों को चुना है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने चीनी सेना की वर्तमान क्षमता और भविष्य की तैयारियों पर एक सालाना रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही जारी की गई। पेंटागन 20 साल से चीन की सैन्य ताकत पर ये वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दूसरे देशों में भी अपना मजबूत सैन्य ढांचा
बेड़ा खड़ा करना चाहता है ताकि वह दूर रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर अपनी सैन्य ताकत को दिखा सके। दोस्तों आपको बता दें कि चीन अफ्रीका के छोटे से देश जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बना चुका है। अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना की मदद के लिए अब वह कुछ अन्य देशों में भी सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है। इसके लिए चीन ने म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान पर नजरें गड़ा रखी हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेरिका, भारत और सऊदी गठजोड़ से बाहर हुआ पाकिस्तान अब चीन ही रह गया एकमात्र सहारा। अमेरिका के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद पाकिस्तान के लिए अब चीन ही एकमात्र सहारा बचा है जो उसे आर्थिक के साथ ही अन्य क्षेत्रों में मदद कर सकता है। खास तौर से कोविड महामारी के बाद बने हालात में ये निश्चित सा हो गया है कि यह बात पाकिस्तान की रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और दक्षिणी एशिया मामलों के जानकार आयशा सिद्दीकी ने द न्यूज इंटरनेशनल से एक इंटरव्यू में कही है। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्दीका ने कहा कि दुनिया के तेजी से बदलते समीकरण में जहां अमेरिका, भारत और सऊदी अरब एक पाले में आ गए हैं, वहीं पाकिस्तान अमेरिका से दूर जाकर चीन, रूस और ईरान के पाले में आ गया है। हाल के महीनों में अमेरिका से पाकिस्तान के संबंधों में भारी बदलाव आया है। अमेरिका और तालिबान के बीच हुई समझौतों में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलेगी। रक्षा विश्लेषक ने कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति पर जब बहस होती है तो हम तालिबान के समर्थन और ओसामा बिन लादेन को शरण देने के मसले पर चुप हो जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्तों में गिरावट आती चली गई। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा। केरल के अधिकांश भागों, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र में मध्यम से भारी मानसून की वर्षा दर्ज की गई। मेघालय में भी भारी बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मध्यम और 1-2 जगहों पर भारी बारिश हुई। राजस्थान के शेष भागों, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत के बाकी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसून की वर्षा होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।